नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल इजी एग्जाम मिशन पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 के शिफ्ट तीसरा के क्वेश्चन आंसर। दोस्तों यह वीडियो आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, चाहे वो एसएससी जीडी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप तक पहुंच पाए। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रश्न है, बलेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ऑप्शन है चीन, उत्तरी चिली, पोलैंड, बोत्सवाना। तो इसका आंसर हो जाएगा पोलैंड में स्थित है। टकलामाकान दोस्तों यह चीन में स्थित है, चीन के सिकियांग शहर में स्थित है। आटाकामा उत्तरी चिली में स्थित है और कलाहारी रेगिस्तान बोत्सवाना में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नजरबंदी की अनुमति दी गई थी। ऑप्शन है 1920, 1922, 1919, 1921। तो इसका आंसर हो जाएगा 1919। सिडनी रॉलेट के रिपोर्ट में मार्च 1919 में यह सुरक्षा कानून बनाया गया जिसे रॉलेट एक्ट कानून कहा था। इस कानून को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। महात्मा गांधी का ऑल इंडिया स्तर का प्रथम आंदोलन रॉलेट एक्ट के विरोध में था जो 6 अप्रैल 1919 को चला था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ है। ऑप्शन है सेलुलोज, क्यूटीन, पेक्टिन, लिग्निन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूटीन। क्या हो जाएगा आंसर? क्यूटीन। पादप कोशिका सेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। दीर्घ उत्तर की भित्ति लिग्निन से बनी होती है। दीर्घ उत्तर की भित्ति लिग्निन से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्बन परमाणु के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ऑप्शन है इनमें 12 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इनमें 6 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हैं। इनमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन हैं। इनमें 12 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन हैं। कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग 14 का सदस्य है। कार्बन के परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान 12.011 है। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति क्या होगी? ऑप्शन है 600 के जूल पर सेकेंड, 3200 जूल पर सेकेंड, 640 जूल पर सेकेंड, 800 जूल पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 640 जूल पर सेकेंड। हम जानते हैं शक्ति P बराबर क्या होता है? mgh बाई टी। एम क्या? द्रव्यमान कितना है? 80 केजी गुने ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 40 मीटर और गुने क्या हो जाएगा? जी कितना? 10 ले लेंगे। अब बटे कितना? समय कितना है? 50 सेकेंड। तो यह काटेंगे तो इससे यह खत्म हो जाएगा। यह 5 से यह 8 बार में कटेगा और 80 में 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 640। तो ये आंसर हो जाएगा 640 जूल पर सेकेंड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया था? ऑप्शन है स्कैंडियम, एल्युमिनियम, गैलियम, जर्मेनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा गैलियम। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जर्मेनियम जो है यह अर्धचालक तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का मौलिक भाग परमाणु संख्या को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है,
एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 4 मीटर विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य होगा। तो ऑप्शन है 15 जूल, 240 जूल, 200 जूल, 60 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा 240 जूल। दोस्तों हम लोग जानते हैं W बराबर क्या होता है, F/s cos थीटा। cos थीटा होता है, F कितना दिया हुआ है 60 न्यूटन गुने S कितना दिया गया है 4 गुने cos 0 का मान 1 होता है। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 240 जूल आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रोटीन के जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है क्रोमोसोम, नाभिक, केंद्रक, जीन। तो इसका आंसर जीन हो जाएगा। डीएनए का वह छोटा खंड जिसमें आनुवांशिक कोड निहित होता है जीन कहलाता है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने 1909 ईस्वी में किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है। ऑप्शन है mg, fs, mgh, हाफ mv²। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, हाफ mv² जो है यह गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों के उत्पन्न क्या कारण है। ऑप्शन है अनुप्रस्थ युग्मक विखंडन, अधोमुखी युग्मक विखंडन, गुणक विखंडन, रेखीय उन्मुख विखंडन। तो इसका आंसर हो जाएगा अधोमुखी युग्मक विखंडन। कालाजार लिस्मैनिया डोनोबानी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी है। कालाजार रोगी को तेज बुखार आता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑप्शन है 1, 3, 2, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। अनॉक्सिक श्वसन में ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल में और बैक्टीरिया एवं यीस्ट की कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल में विघटित हो जाता है। इसे शर्करा किण्वन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर बांध नहर परियोजना राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा राज्य से जुड़ा हुआ है। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान में स्थित है। और दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना हो जाएगा। तो ऑप्शन है 25 न्यूटन, 50 न्यूटन, 15 न्यूटन, 10 न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 न्यूटन, क्योंकि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन दोनों एक ही दिशा में लगाया जाता है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 न्यूटन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। आभासी लेकिन धुंधला, आभासी और बड़ा, वास्तविक लेकिन उल्टा, वास्तविक और बड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी और बड़ा। सोलर कुकर में, गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में, आँख, कान, नाक के डॉक्टर द्वारा हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सड़क पर लगने वाला परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या परिवर्तित होता है। ऑप्शन है घटता है,
समान रहता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है, बढ़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा घटता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 होता है। सोडियम धातु पानी में तैरता रहता है। क्लोरीन का उपयोग विरंजक के रूप में होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है सफ़ेद, नीला, स्लेटी, काला। तो इसका आंसर हो जाएगा सफ़ेद। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। काले चूना की प्रक्रिया जल से कराने पर बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। सूक्ष्म बुझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस प्रभावित करने पर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। ऑप्शन है घर्षण, आवेग, बल घूर्ण, तनाव। तो इसका आंसर हो जाएगा घर्षण। घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की गति के दिशा के विपरीत दिशा में होता है। घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा है सर्पी घर्षण बल और तीसरा है लोटनिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है और लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। घर्षण बल के कारण हम खड़े और चल पाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक जटिल अस्थायी ऊतक है, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, जाइलम। तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। एक जटिल अस्थायी ऊतक क्या है? तो जाइलम है। हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन किया जाता है। जटिल अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। जो है भारत में अंग्रेज द्वारा निर्मित प्रथम किला फोर्ट सेंट जॉर्ज है। फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला मद्रास में बनाया गया। फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित है। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आयर ने था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन है CH2, C2H2, C2H4, C2H6। तो इसका आंसर हो जाएगा C2H6। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन या पैराफिन भी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन द्वारा विरंजन उसके ऑक्सीकरण गुण पर आधारित है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। वर्ग 7 के A के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुकता उच्च होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होते हैं। दोस्तों हीलियम की परमाणु संख्या 2 है। हीलियम एक अक्रिय गैस है एवं हल्की और अज्वलनशील गैस है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितना होता है? ऑप्शन है 1, 0, 7, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। नीति आयोग की स्थापना 1 जून 2015 को किया गया था। नीति आयोग में मुख्यमंत्री को भी शामिल किया जाता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज हम लोग देखें आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 के शिफ्ट तीसरा के क्वेश्चन आंसर। दोस्तों यह वीडियो आप लोग के अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। और इससे पीछे का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद दोस्तों।